Hello student, myself Dr. Ashish Maheshwari, Deputy Director मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम मोशन महा रिवीजन सीरीज में चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का रिवीजन करेंगे। ये एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में मेनली 3 चीज़ें हैं। सेल साइकिल क्या है और सेल साइकिल के इवेंट्स, उसके बाद सेल डिवीजन के टाइप्स में माइटोसिस एंड मेयोसिस। सेल डिवीजन का चैप्टर हमारे और भी दूसरे चैप्टर्स में काम आता है। मेनली हमें यहाँ पर जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन की जो अलग अलग स्टेप्स हैं, हर स्टेप में क्या क्या इवेंट हो रहा है, मेनली हमें वो ध्यान रखना होता है। आज हम उसी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन बेस पर ही रिवाइज करेंगे। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच द सेल्स डुप्लीकेट देयर जीनोम synthesize the other component of cell which eventually distribute the two daughter cells। अब देखिए, एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है सिंपल सा, जिसमें साफ कह रहा है कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती हैं और भी कई कंपोनेंट सिंथेसाइज करती हैं और उसके बाद 2 डॉटर सेल में उनको इक्वली डिवाइड कर देती है। इन सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अगर हम वन वर्ड में एक नाम देना चाहेंगे तो दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत हमारी सेल साइकिल से ही होती है और ये एक सेल साइकिल की डेफिनेशन है कि सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। और ये कई सारे इवेंट्स हैं जिसमें जीनोम डबल भी होता है, मटेरियल सिंथेसाइज भी होते हैं और फिर उनको डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड भी कर दिया जाता है। ठीक है, क्विजेंट स्टेज अलग चीज है, वो सेल साइकिल से एग्जिट होने पर आती है, इसको हम आगे बताएंगे। जनरेशन टाइम और अलग चीज है, जो हमारा एक ऑप्शन जनरेशन टाइम है। जनरेशन टाइम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक के टाइम को हम जनरेशन टाइम कहते हैं। एंड काइनेटोकोर, काइनेटोकोर तो हम जानते हैं क्रोमोसोम का एक पार्ट है, काइनेटोकोर प्लेट होती है। तो खैर ये डेफिनेशन सेल साइकिल की है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें जीनोम डबल होता है, मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं और डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा, सी, सेल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब सेल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सेल साइकिल की सारी स्टेजेस को मैं अगर डिवाइड करूं तो सेल साइकिल के 2 पार्ट होते हैं। देखिए, पूरी सेल साइकिल के हम 2 मेजर पार्ट करेंगे। एक तो होता है इंटरफेज, ठीक है, और एक होता है एम फेज। इसमें इंटरफेज में जो काम होता है, इसमें भी बहुत सारा काम होता है लेकिन ये नजर नहीं आता और इसलिए इसको कई बार गलती से रेस्टिंग स्टेज भी कह दिया गया। इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट वन, ये ज्यादा लंबी फेज है और इसको 3 आगे डिवाइड किया जाता है सब फेजेस में, G1, S एंड G2 फेज। इंटरफेज जो है वो डिवीजन का प्रिपरेशन है। एम फेज जो है ये डिवीजन फेज होता है। सेल वास्तव में जो डिवाइड करती है वो एम फेज में करती है, लेकिन इस डिवीजन से पहले की सारी तैयारी, सारी प्रिपरेशन इंटरफेज में होती है। ठीक है, इसमें भी 3 फेजेस हैं, G1, S एंड G2। जब भी एक सेल का बर्थ होता है, जब एक नई सेल बनती है तो बनने के साथ ही उसमें सेल साइकिल शुरू हो जाती है और सेल साइकिल की पहली फेज G1 स्टार्ट होती है। G1 फेज जनरल ग्रोथ फेज। इसमें जब भी कोई ऑर्गेनिज्म का भी बर्थ होता है तो पहले जनरल ग्रोथ होगी, वैसे ही यहाँ पर भी ग्रोथ होती है। एक मिनिमम जो जरूरी ग्रोथ है वो होगी G1 में। G1 के एंड में आकर के ही डिसाइड करना होता है कि सेल आगे फर्दर डिवाइड करेगी या नहीं करेगी। एक चेक पॉइंट होता है। अगर सेल डिवाइड करनी है आगे फिर G1 से वो एस फेज में आती है। एस फेज में उसका डीएनए वो डबल करती है। अब वो डिवीजन के अकॉर्डिंग ग्रोथ कर जी, फिर ग्रोथ G1 फेज इज द फर्स्ट ग्रोथ फेज और यहाँ जो ग्रोथ हो रही है चाहे डिवीजन हो या नहीं हो ये होगी। अब अगर डिवीजन करना है तो G1 को क्रॉस करके एस फेज में आया जाएगा और अब चीजें डबल की जाएंगी। तो सबसे पहले डीएनए का क्वांटिटी डबल करते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में। फिर G2 फेज में बाकी के सेल ऑर्गेनेल और कंटेंट को डबल किया जाता है। एस फेज और G2 फेज जो है डिवीजन को ध्यान में रखते हुए चीजें डबल की जा रही हैं और G2 के बाद फिर एम फेज शुरू होती है जो कि डिवीजन फेज है। और इस एम फेज के अंदर भी हम जानते हैं कि 2 पार्ट हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इस तरह से ये 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो ये मैंने एक आउटलाइन बताई आपको। इसमें जो इंटरफेज होती है
यहाँ जो सारा काम है ये ग्रोथ एक्टिविटी है। ग्रोथ एक्टिविटी होती है मेटाबॉलिक स्टेज पर, मेटाबॉलिक लेवल पर। तो हमें सेल में डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में कुछ काम होता हुआ नजर नहीं आता। सारा काम मेटाबॉलिक मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रहा है जो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता। जबकि एम फेज के अंदर जो भी क्रोमोसोम वगैरह मूव हो रहे हैं वो दिखाई देते हैं। तो क्योंकि इंटरफेस के जो भी इवेंट हैं वो मेटाबॉलिक लेवल मॉलिक्यूलर लेवल पर हैं, इसलिए हमें विजिबल नहीं होते और इसीलिए इसको कई बार रेस्टिंग स्टेज कह दिया जाता है। बट एक्चुअली इट इज नॉट अ रेस्टिंग स्टेज। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी की स्टेज है और यहाँ पूरा ग्रोथ का काम हो रहा है, सेल को डिवीजन के लिए तैयार किया जा रहा है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, इंटरफेज इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज। व्हाई? इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल। इसको रेस्टिंग स्टेज क्यों कहा गया? एक्टिव फेज है लेकिन इस वजह से रेस्टिंग नहीं कह रहे। देयर इज नो अपेरेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू सेल डिवीजन। यस, इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है जो कि बिल्कुल सेल साइलेंट पड़ी हुई दिखती है, इसीलिए यही हमारा आंसर भी होगा। इट डज नॉट प्रिपेयर सेल फॉर सेल डिवीजन, गलत है बिल्कुल। इट इज द फेज वेयर सेल रेस्ट, ना, सेल की रेस्ट नहीं है, सेल बड़ा एक्टिव रहती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, जो विजिबल नहीं होता है, इसलिए रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। तो सेकंड का आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेल साइकिल की जीवन एस G2 फेज से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो हम क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सेल साइकिल? ड्यूरिंग G1 फेज is active synthesis of RNA प्रोटीन बट नो चेंज इन DNA कंटेंट। G1 फेज के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, चीन से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगा, ग्रोथ की एक्टिविटी हो रही है सारी, तो ग्रोथ इवेंट होगी। इसीलिए ये बिल्कुल सही बात है कि जीवन के अंदर ग्रोथ का काम पूरा चलेगा, लेकिन DNA में कोई चेंज नहीं आएगा। DNA जो मिला है बस वही रहता है। DNA में चेंज तभी आएगा जब हमें आगे फर्दर डिवाइड करना, अदरवाइज नहीं। नाउ इन सिंथेसिस और एस फेज, अब एस फेज ईच क्रोमोसोम कैरीज ए डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन। देखिए, क्रोमोसोम जो यहाँ कहा जा रहा है वो क्रोमेटिन थ्रेड है, यूं मानिए, और एक क्रोमेटिन थ्रेड में एक DNA होता है, लेकिन एस फेज में DNA का रिप्लिकेशन होता है और फिर उसके अंदर एक की बजाय दो DNA हो जाते हैं। डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन कहो या DNA कहो, एक ही बात है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। एस फेज में DNA रिप्लिकेट होता है तो उसके बाद हर क्रोमेटिन के अंदर DNA डबल हो जाता है। नाउ ड्यूरिंग G2 फेज a cell contains double amount 4C of DNA present originally in diploid cell. Yes, G2 फेज आती है S फेज के बाद। S फेज में DNA डबल हो गया, तो पहले जो एक नॉर्मल डिप्लॉइड सेल थी उसमें हम 2C मान लेते हैं, DNA क्वांटिटी कितनी, 2C, डिप्लॉइड इसलिए 2C। लेकिन अब हर DNA रिप्लिकेट हो गया है तो क्वांटिटी DNA की डबल हो जाएगी, वो 4C हो जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज के लिए तीनों बातें सही दे रखी है। देन in S phase cell doubles the original diploid chromosome number। नाउ ये गड़बड़ है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। मैंने क्या कहा था, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम नंबर वही रहेंगे। एक क्रोमेटिन के अंदर एक DNA है, रिप्लिकेट होकर उसी के अंदर दो DNA हो जाएंगे, बट क्रोमेटिन सिंगल ही दिखेगा। अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 क्रोमेटिन ही दिखेंगे, अभी यहाँ डबल नहीं होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, क्रोमोसोम के अंदर DNA डबल हो जाता है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्रोमोसोम या क्रोमेटिन का नंबर तो वही रहेगा जो डिप्लॉइड नंबर था, बट उसके अंदर जो DNA थे वो डबल हो गए। तो DNA 2C से 4C हो गया, बट डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहेंगे। तो डी सही नहीं है, तो कौन सा ट्रू नहीं है, डी ओनली इज नॉट ट्रू। समझ में आ गई बात। G1 S G2 में किस तरह का काम हो रहा है ये अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। ये मैंने एक डायग्राम दिया है और ये सेल साइकिल का एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर दे रखा है, इसके अंदर देखो A B C D दे रखा है। अब A जो है, ये जो चीज है A, ये अपने को पता है, यहाँ देखो लिख रखा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और ये सेल की साइकिल यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही, तो C जो है ये तो हो गया G1 फेज, ठीक है। G1 फेज से कई बार सेल बाहर आ जाती है तो ये G0 फेज है। जो सेल फर्दर आगे डिवाइड नहीं करती वो फिर सेल साइकिल को एग्जिट कर जाती है, G0 फेज, G0 फेज में चली जाती है। या इसमें मॉडिफिकेशन, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन हो जाता है, परमानेंट हो जाती है, फिर वो डिवीजन नहीं करती, तो वो सेल साइकिल को विड्रॉ करके बाहर आ जाती है, ठीक है। ये जो खाली ये S फेज है और ये है G2 फेज, और ये वाला जो फेज है ये है M फेज, ये M फेज है, ठीक है। तो पहले को फेज का आइडिया होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि G1 से S आने में यहाँ एक चेक पॉइंट होता है, G1S चेक पॉइंट, ठीक है।
और ये चेक पॉइंट जब क्रॉस होगा तभी वो एस फेज में एंटर होगी, तब सेल डिवीजन शुरू होगा। और ऐसे G2 और यहाँ पर एक चेक पॉइंट होता है जिसको हम G2M चेक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, G1 फेज जो होती है वो जनरल ग्रोथ फेज है। अगर सेल डिवाइड नहीं होनी है तो वो G0 में चली जाएंगी। G0 फेज जो है इसको क्वीजेंट स्टेज भी कहते हैं। और यहाँ पर अब सेल जो है परमानेंट वे में अपना दूसरा काम कर रही, डिवीजन नहीं होगा। एक तरह से यहाँ पर सेल साइकिल से बाहर आ गई, इसको एग्जिट भी कहते हैं। सस्पेंडेड नहीं, एग्जिट कहें। सस्पेंडेड जो होती है उसमें तो वो G1 में ही रुक जाती है। कभी कभी कुछ सेल G1 में ही रुक जाती है, ना तो G0 में गई ना S में गई, G1 में ही रुक जाती है, वो सस्पेंडेड है। ऐसा भी होता है। और G0 में भी चली जाती है। अच्छा, G0 की सेल बहुत स्पेशल केस में वापस भी लौट के आ जाती है और फिर डिवीजन हो जाता है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब अपने को तो इसको मैच करना, देखो ए क्या दिया है, स्टार्ट्स विद कैरियोकाइनेसिस एंड एंड्स विद साइटोकाइनेसिस। देखिए ये जो है इसमें ए क्या है, एम फेज, और इसके अंदर मिसमैच है, तो ये तो बिल्कुल सही है। एम फेज के बारे में सही है कि एम फेज कैरियोकाइनेसिस शुरू होता है, साइटोकाइनेसिस एंड होता है। बी क्या है, बी का है देखो ये रहा बी, G0 स्टेज वेयर सेल्स आर इनएक्टिव मेटाबॉलिकली, गलत। G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। ठीक है, और वो बिल्कुल डिफरेंशिएशन काम करती है और बहुत अच्छे से काम करती है, तो इनएक्टिव नहीं होंगी, ये गलत। सी क्या है, सी देखो कहाँ गया, सी अपना ये G1 सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही है। G1 में तो खैर ग्रोथ होती है। एंड डी जो है G2 फेज पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है। G2 फेज में भी तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी तभी आगे डिवीजन होगा। तो यहाँ पर जो मिसमैच है वो बी है। G0 फेज के लिए चीज सही नहीं लिखी कि इनएक्टिव नहीं, एक्टिव फेज होता है मेटाबॉलिक। ओके, और जी सारी फेजेस और इनका इंटरचेंजिंग भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ये भी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का, ये APMT का क्वेश्चन है, और इसमें भी एक डायग्राम के थ्रू हमें लेबलिंग बतानी है और कुछ भी नहीं करना, दोनों चीजें एक जैसी हैं। अब जैसे देखिए यहाँ से ये सेल साइकिल स्टार्ट होती है, तो ये जो है ये G1 फेज हो गया, ये है S फेज, और ये हो गया G2 फेज, और ये पूरा M फेज होगा। इसमें भी जो A है ये हो गया कैरियोकाइनेसिस, और ये C जो है ये साइटोकाइनेसिस, है ना। और अब इसमें भी देखो ये चार डिवीजन है, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो बी किस पे आ रहा है, एनाफेज पे आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ स्टेजेस और फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ये पूछा है हमसे। तो ए साइटोकाइनेसिस है क्या, ए कहाँ है, ए तो कैरियोकाइनेसिस है, ये तो गलत है। बी मेटाफेज है, बी जो है तीसरे नंबर पर आ रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज है, ये भी गलत है। सी साइटोकाइनेसिस है, सी देखो सी साइटोकाइनेसिस है, ये बिल्कुल सही बात है। सी जो है ये साइटोकाइनेसिस है, ये सही है। डी सिंथेटिक फेज, ठीक है, तो यहाँ पर डी कहाँ गया, ये रहा डी, डी जो है सिंथेटिक फेज है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी जस्ट ए मिनट, इसके अंदर भी देखिए सी जो है, हमने देखो सी जो लिया है ये है सी साइटोकाइनेसिस है, लेकिन यहाँ तो कैरियोकाइनेसिस दिया, तो ये भी गलत है, सी भी गलत है। डी सही है, डी सिंथेटिक फेज है, एस फेज ये रहा। ए कैरियोकाइनेसिस है और सी साइटोकाइनेसिस है। अब यहाँ ए साइटोकाइनेसिस और सी कैरियोकाइनेसिस उल्टा कर दिया है। ओके, बस यही मैचिंग अपने को ध्यान रखनी है, जो थोड़ा सा भी चूक होते गलती हो जाती है। तो ये सेल साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस हैं जो मैंने शुरू में बताई थी, उन्हीं की लेबलिंग है। इस तरह से आप इनके सारे मार्किंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इन सोमेटिक सेल साइकिल के बारे में कुछ और चीजें भी लेते हैं। नाउ सेल साइकिल में क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज। सोमेटिक सेल साइकिल मतलब वही नॉर्मल जो एक सेल साइकिल होती है, बिल्कुल डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में होता है। अ शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय ए लॉन्ग माइटोटिक फेज। शॉर्ट इंटरफेज तो बड़ी लॉन्ग होती है, ये तो उल्टा कर दिया है, गलत हो गया। लॉन्ग इंटरफेज इज फॉलोड बाय शॉर्ट, ठीक है। G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज ना, माइटोटिक फेज फॉलोज G2 फेज। पहले G2 होती है ना, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय माइटोटिक फेज। तो G2 फेज माइटोटिक फेज को फॉलो नहीं करती है, बल्कि माइटोटिक फेज G2 के बाद आता है, तो ये भी सही नहीं है। इन G1 फेज डीएनए कंटेंट इज डबल, ठीक है। अब G1 फेज में डीएनए कंटेंट डबल हो गया, गलत। द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है एस फेज और उसके बाद, है ना। तो यहां पर तो सही चीज एक ही है कि डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में होता है। इंटरफेज लॉन्ग होगी,
एम फेज शॉर्ट होगी। फिर माइटोटिक फेज फॉलोज द G2 फेज, उल्टा नहीं करना है। और जीवन में डीएनए का अमाउंट डबल नहीं होता। ओके, ये सारी बातें ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं। विच वन इज करेक्ट फॉर G0 फेज? G0 फेज के लिए क्या सही है? इट इज ए क्विजेंट स्टेज, बिल्कुल सही। क्विजेंट का मतलब है कि आपको वहां कोई डायरेक्ट बड़ी एक्टिविटी दिख नहीं रही है, बिल्कुल साइलेंट दिखती है चीजें। एक्चुअली क्या है, वहां जो एक्टिविटी वो सब मेटाबॉलिक लेवल पर है, मेटाबॉलिकली बड़ी एक्टिव, डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेल को जो स्पेसिफिक वर्क वो कर रही, सेल डिवीजन जैसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। क्विजेंट स्टेज है, साइलेंट स्टेज कह सकते हैं। ठीक है, इन दिस फेज सेल साइकिल इज स्टॉप्ड, बिल्कुल सेल साइकिल रुक जाती है और ये सेल साइकिल से एग्जिट हो गया एक तरह से। ठीक है, G0 सेल डू नॉट ग्रो और प्रोलिफरेट बट मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब जो G0 वाली सेल है वो और ज्यादा ग्रोथ नहीं करती, जितना उनका शेप साइज है वो फिक्स हो गया। हाँ, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव है और जो उनको काम दिया वो उस काम को परफॉर्म कर रही है, ये बात सही है। ठीक है, देन G0 फेज मे डिवाइड इन रेस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, यस। रेयरली G0 फेज की सेल्स G0 फेज की सेल वापस जो है सेल साइकिल में री एंटर कर जाती है और डिवीजन हो जाती है। जैसे लीवर सेल है, लीवर में रीजनरेशन होता है, तो रीजनरेशन जहां भी हो रहा है वहां पर सेल वैसे तो G0 में चली गई, लेकिन कुछ स्टिमुलस है, मान लो लीवर ब्रेक हो गया, कुछ भी है, तो वो वापस डिवाइड करना शुरू कर, हम उसको डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। याद है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। तो जी इसमें देखा जाए तो G0 फेज के लिए तो सारी के सारे ऑप्शन, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है G0 फेज के लिए। तो सेल साइकिल में G0 फेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाउ ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज 2C। अभी बता भी दिया मैंने, इनिशियल अमाउंट को अगर अपन 2C मान रहे डीएनए कंटेंट को, तो S फेज में डबल हो जाता है। ठीक है, तो S फेज के बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको डीएनए कंटेंट क्या दिखेगा? डबल दिखेगा। तो डीएनए कंटेंट डबल दिखेगा। तो अब इसमें हम क्या आंसर करें? G0 और G1 तो नहीं होगा, G1 और S, अब S में फिर भी लिख सकते लेकिन G1 नहीं, ओनली G2 एंड G2 एंड M। तो डीएनए कंटेंट तो डबल G2 में भी है और उसके बाद M में भी तो होता है, जब तक कि पूरा डिवीजन नहीं हो जाता। तो हमारा आंसर यहाँ पर ज्यादा बेटर क्या रहेगा? D। G2 फेज में और M फेज में डीएनए कंटेंट ओरिजिनल से डबल चलेगा, इवन S फेज में डबल हो जाता है एट द एंड ऑफ S फेज, लेकिन हमारे यहाँ बेस्ट ऑप्शन G2 और M बन रहा है। M में लास्ट में जाकर जब वो डिवीजन हो जाता है एनाफेज टेलोफेज में जाकर, तब वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, आंसर इसका 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेल साइकिल M फेज इज बोथ मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गेस्ट फेज। अभी फिर वही बात आई है, ये गलत हो गया। कॉम्प्लेक्स फिर भी मान सकते हो लेकिन लॉन्गेस्ट फेज नहीं है, M फेज लॉन्गेस्ट नहीं है। देयर इज ए G0 फेज इन इक्विलिब्रियम विद द G1 फेज। हाँ, अब देखो, जब सेल साइकिल स्टार्ट होती है तो G1 फेज चल रहा है और जीवन के इनिशियल ग्रोथ के बाद सेल जो है फिर G0 में चली जाती है या फिर S फेज में। तो G0 और G1 एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, मतलब सेल में आगे डिवीजन हो चाहे नहीं हो, ये चीज बिल्कुल ठीक है कि देयर इज ए G0 फेज इन इक्विलिब्रियम विद G1 फेज। ठीक है, तो G1 फेज में थोड़ी ग्रोथ होने के बाद अगर सेल को आगे डिवाइड नहीं करना है तो वो G0 में एंटर हो जाती है, वो उसी के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है और वो उसी में रहेगी, फिर G1 में न रहकर G0 में रहती है। ठीक है, क्विजेंट सेल्स कैन नॉट बी इंड्यूस्ड टू री एंटर इन द सेल साइकिल। क्विजेंट सेल मतलब G0 वाली फेज है, बिल्कुल गलत बात है। इनको हम वापस सेल साइकिल में री एंटर करने के लिए इंड्यूस कर सकते हैं, बताया था मैंने अभी। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल फॉर्म्स ड्यूरिंग द S फेज ना। S फेज में ध्यान रखना, S फेज के अंदर जो मेन चीज होती है डीएनए रिप्लिकेशन होता है, और ध्यान रखिएगा एक होता है हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, ये दो काम होते हैं एस फेज में। और जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये बनते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। माइक्रोट्यूब्यूल तो किसके बने हुए हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। और ये जो है ये इसमें सिंथेसाइज होगा, इट विल सिंथेसाइज इन G2 फेज। G2 फेज के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन काफी अच्छा बनता है, क्योंकि आगे जाकर M फेज में स्पिंडल में ये माइक्रोट्यूब्यूल काम आएंगे, तो इनका सिंथेसिस G2 में होता है। ठीक है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन G2 फेज में बनता है और S फेज में हिस्टोन प्रोटीन बनता है, और G1 फेज में नॉर्मल एंजाइमेटिक प्रोटीन बनता है जो भी सारे काम के लिए यूज होता है।
ये ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट वैसे प्रॉपर नहीं है, बाकी दोनों चीज ध्यान रखिएगा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं। सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय। अब लास्ट में हम सेल साइकिल के कंट्रोल पर आते हैं कि सेल साइकिल का कंट्रोल कैसे होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो जैसे मान लो अपन एक सेल साइकिल ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये तो हो गया एम फेज, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से डिवाइड कर लो, ये G1 S और G2, ठीक है। अब सेल साइकिल यहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है। एक चेक पॉइंट होता है, यहां बनाओ चाहे थोड़ा और ऊपर बना लो। एक तो चेक पॉइंट होता है इसमें, ये है कहलाता है G1S। मैं बहुत ब्रीफ में इसका कंट्रोल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। S से G2 के बीच में ऐसा कोई बड़ा चेक पॉइंट नहीं है, ठीक है। और अब एक जो चेक पॉइंट होता है वो यहां होता है G2M चेक पॉइंट। क्लियर, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इसके अंदर देखिए जो सिंथेसिस वाला पार्ट है, अब यहाँ क्या होता है, G1 फेज तो स्टार्ट होनी है। जब G1 चल रही होती है तो यहाँ पर एक तो ध्यान रखना साइक्लिन प्रोटीन काम आते हैं। सेल साइकिल कंट्रोल्ड बाय साइक्लिन प्रोटीन। ये दो तरह के हैं, एक होते हैं S साइक्लिन और एक है M साइक्लिन। S साइक्लिन और M साइक्लिन, ठीक है। जिस नाम से ये है उस फेज में नहीं बनते, उस फेज में डिस्ट्रॉय होते हैं। S साइक्लिन जो होता है वो G1 फेज में सिंथेसिस होता है S साइक्लिन। S साइक्लिन यहां बनता है फॉर्म, ठीक है। और M साइक्लिन जो बनता है वो G2 फेज में बनता है, यहां बनता है M साइक्लिन, ठीक है। M साइक्लिन ध्यान रखना ये। और S फेज में जो होता है यहां S साइक्लिन डिस्ट्रॉय, और M फेज में M साइक्लिन डिस्ट्रॉय होता है। क्लियर सबको, ठीक है। अब देखिए एक तो हो गया साइक्लिन, दूसरा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इसको बोलते हैं CDK। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन बनता है CDK। CDC2 काइनेज भी कहते हैं CDK। इनहिबिटरी प्रोटीन, ये S साइक्लिन और CD को आप इनहिबिटरी प्रोटीन भी कह सकते हो। फॉस्फेटेज बिल्कुल ये भी काम आते हैं। ये जो काइनेज एंजाइम है ये फास्फोराइलेशन डीफास्फोराइलेशन कर रहे हैं, तो ये फॉस्फेटेज तो ही है। क्या तो ये वैसे तो कंट्रोल तो चारों ही चीजें आ रही है इसमें, कंट्रोल में ये चारों चीजें। आंसर तो इसका D हो जाएगा, PQRS चारों आएंगे। कंट्रोल कैसे होता है थोड़ा सा अगर ओपन समझे इसको, देखिए सेल साइकिल स्टार्ट हुई और S साइक्लिन बनना शुरू हो जाता है। फिर चेक पॉइंट से पहले पहले ये S साइक्लिन यहाँ पर CDK के साथ कंबाइंड होता है और ये मिलके बनाते हैं S काइनेज। S काइनेज, ठीक है। ये CDK के साथ कंबाइंड होकर के S काइनेज बनाता है। ये ले। अब S काइनेज क्या करता है, S काइनेज चेक पॉइंट क्रॉस करेगा। हमेशा G1 फेज में S साइक्लिन धीरे धीरे बनता है, चेक पॉइंट तक आते आते अच्छा खासा S साइक्लिन बन जाता है। ये CDK के साथ कंबाइन करके S काइनेज बनाता है, और अगर S काइनेज बना सेल में तो G1 S का चेक पॉइंट क्रॉस होकर के S फेज आ जाएगा। अब DNA रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ आते ही DNA रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि S फेज शुरू हो जाएगी। और जब DNA रिप्लिकेशन लगभग होने वाला होगा तो यहां अब ये S साइक्लिन वापस डिस्ट्रॉय हो जाता है। S साइक्लिन डिस्ट्रॉय हो गया और रिप्लिकेशन खत्म होने के बाद G2 फेज स्टार्ट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। अब G2 फेज में M साइक्लिन बनना शुरू होता है, और यहां पर ये M साइक्लिन चेक पॉइंट तक आते आते ये भी CDK के साथ कंबाइंड होता है और दोनों मिलके बनाते हैं M काइनेज। पहले क्या बना था, S काइनेज। अब ये M काइनेज जो होता है ये चेक पॉइंट क्रॉस करवाता है और M फेज में आ जाता है। तो इस चेक पॉइंट को देखो, G1 S चेक पॉइंट को S काइनेज क्रॉस करता है, फिर S फेज में S साइक्लिन डिस्ट्रॉय हो गया,
फिर एम फेज में एम साइक्लिन बना, सॉरी G2 फेज में एम साइक्लिन बना, ये CDK से कंबाइंड होकर एम काइनेज बनाता है और ये चेक पॉइंट क्रॉस करके एम फेज में आ जाता है। एम फेज में अब एम साइक्लिन डिस्ट्रॉय होता है और यहाँ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC बनता है। ये APC क्या करता है, इसको फिर सेल साइकिल एम फेज को कंप्लीट करके वापस एक नई G1 फेज स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से मैंने एक आउटलाइन आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे साइक्लिन, प्रोटीन और CDK काम आते हैं। ठीक है, G1 फेज में आते APC डिक्रीज होने लगता है। अब G1 फेज में जो APC होता है ये कम हो जाता है और S साइक्लिन बनने लगता है। फिर S साइक्लिन और CDK कंबाइंड होकर S काइनेज बनते हैं और ये चेक पॉइंट क्रॉस करते हैं, तब S फेज शुरू होता है। S फेज में DNA रिप्लिकेशन जैसे जैसे खत्म होता जाएगा S साइक्लिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर G2 फेज शुरू हो जाती है। G2 फेज में बनता है M साइक्लिन प्रोटीन और M साइक्लिन फिर CDK से कंबाइन करके M काइनेज बनाता है, जो इस चेक पॉइंट को क्रॉस करने में हेल्प करता है। ये काइनेज चाहिए चेक पॉइंट क्रॉस करने के लिए। अब ये जो M काइनेज होता है, जब ये M फेज में जा रहा होता है तो यहाँ मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर MPF भी बनता है। ठीक है, और वो M फेज में चला गया। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज जाते जाते एंड आने लग गया। एनाफेज में बनता है एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। ठीक है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये APC कहता है। APC जो होता है वो M साइक्लिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, M साइक्लिन खत्म और APC एनाफेज और टीलोफेज को कंप्लीट करके सेल डिवीजन कंप्लीट कर देता है और दो नई सेल बन जाती है, उनमें फिर से G1 फेज शुरू हो जाती है। तो वो APC उनमें भी है। ठीक है, वहां अब APC कम होने लगता है और फिर S साइक्लिन बढ़ने लगता है। तो इस तरह से पूरा इसका एक साइक्लिक पार्ट चलता है। सेल साइकिल का कंट्रोल ब्रीफ में थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा और ये चारों चीजें काम आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं। द मेजर इवेंट ऑफ माइटोटिक प्रोफेज। अब सेल साइकिल के बाद हम आ जाते हैं माइटोसिस पर और सबसे पहले इसके प्रोफेज की बात करते हैं कि माइटोटिक प्रोफेज में क्या होता है। देखिए, इनकी इवेंट्स आपको ओरली टिप्स पे ध्यान होनी चाहिए। प्रोफेज के अंदर सबसे पहला काम होता है क्रोमोसोम कंडेंसेशन। अभी लंबे लंबे थिन क्रोमेटिन थ्रेड हैं, तो अब उनको और कंडेंस करके फोल्ड करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक एक क्रोमेटिन के अंदर दो दो DNA है, वो S फेज में डबल हो गए। तो शुरू में जब वो थोड़े लंबे थ्रेड होते हैं तब तो आपको सिंगल थ्रेड ही दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप उनको कंडेंस करोगे ये क्रोमोसोम छोटे और थिक होते जाएंगे और प्रोफेज के एंड तक आते आते क्रोमोसोम का डबल नेचर दिखने लगता है। यानी कि शुरू में क्रोमोसोम ऐसे लंबे लंबे होंगे, लेकिन प्रोफेज के एंड में आते आते इस तरह का डबल नेचर दिखने लगता है। ठीक है, जिसको कि हम डायड कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको डायड बोला जाता है। तो इस तरह से डबल नेचर दिखाई देता है। तो क्रोमोसोम की यहाँ पर कॉइलिंग होगी, DNA रिप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। प्रोफेज के एंड तक जाते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाता है, ये सारा काम होगा। ठीक है, और क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो जाता है। सेंट्रियोल डिवाइड, जो कि डुप्लीकेट तो पहले ही हो चुका है इस फेज में। ठीक है, सेंट्रियोल यहाँ पर डिवाइड होता है और अपोजिट पोल की तरफ चलना शुरू कर देता है। एस्टर रेज, स्पिंडल्स, ये भी बनना शुरू हो जाती है। ये सब प्रोफेज के इवेंट हैं। तो द मेजर इवेंट ऑफ माइटोटिक प्रोफेज इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है, क्रोमोसोम कॉइलिंग बिल्कुल होती है, DNA रिप्लिकेशन बिल्कुल नहीं होता, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन होगा, न्यूक्लियर ये सारी चीज होंगी। क्या नहीं होगा, तो DNA रिप्लिकेशन प्रोफेज में नहीं होता। समझ गए, प्रोफेज पूरे चारों फेज में सबसे लंबी फेज होती है। धीरे धीरे इसमें क्रोमोसोम कंस्ट्रक्ट होने लगता है, कॉइलिंग और कंडेंसेशन होगा, मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, ये सारे काम यहाँ होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट लेते हैं, नेक्स्ट वन। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हम प्रोफेज की एंडिंग का मानते हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूरा डिसअपियरेंस हो गया, हम मान लेते हैं प्रोफेज खत्म हो गया, मेटाफेज शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात है। मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ वन सिस्टर क्रोमेटिड। भाई प्रोफेज में ही हमें डबल नेचर दिख गया था, तो मेटाफेज में तो ये और अच्छे से थिक क्रोमोसोम दिखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड। तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमेटिड 2 दिखेंगे, ये डायड कहलाएगा। ठीक है, 1 नहीं होंगे, गलत हो गया। तो इसके अंदर क्या सही है, A सही है, B इनकरेक्ट है। करेक्ट की बात चल रही है तो ओनली A इज करेक्ट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो अब मेटाफेज शुरुआत हो जाएगी प्रोफेज के बाद में। मेटाफेज में इस तरह के डायड 2 क्रोमेटिड वाले, सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम दिखेंगे, अच्छे खासे थिक। नाउ सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू माइटोटिक मेटाफेज।
माइटोसिस की बात चल रही है। अब मेटाफेज के बारे में क्या चीज इनकरेक्ट है? स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर। देखो मेटाफेज पे क्या होता है, सारे के सारे क्रोमोसोम इस तरह के जो डबल डबल जो क्रोमोसोम दिख रहे हैं ये आके इक्वेटर पर आकर एक प्लेट के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। तो इसको एक प्लेट बनती है, इसको मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। और स्पिंडल दोनों तरफ जो ये सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल पर पहुंच गए, इनके चारों तरफ एस्टर रेज निकल रही हैं, एस्टर रेज होंगी और इनसे स्पिंडल आकर अटैच हो रहे। कुछ स्पिंडल तो आकर के इनके काइनेटोकोर प्लेट पर अटैच होंगे। ये जो होती है ये काइनेटोकोर प्लेट होती है और इनको कहते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल, ठीक है। लेकिन कुछ स्पिंडल लंबे लंबे होते हैं जो इंटरपोलर, पोलर स्पिंडल भी कहते हैं। ये एक पोल से दूसरे पोल चलते हैं, इनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ पोलर हो सकते हैं और कुछ जो होते हैं क्रोमोसोमल। तीन तरह के स्पिंडल होते हैं, एक क्रोमोसोमल स्पिंडल, ठीक है, इसको काइनेटोकोर स्पिंडल भी कह देते हैं। एक होता है पोलर और एक होता है इंटरजोनल, जो अभी नहीं दिखेगा, इंटरजोनल एनाफेज में दिखेगा, ठीक है। तो ये डिस्क शेप पर आकर अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर प्लेट पर, बिल्कुल ठीक बात है। नाउ द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेजिक प्लेट इज रिफर्ड एज मेटाफेजिक। इक्वेटर पर होमोलोगस पेयर लिखना गड़बड़ है। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट। डोंट से होमोलोगस पेयर, पेयर नहीं। और वैसे भी माइटोसिस में कोई होमोलोगस पेयरिंग नहीं होती। देखो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम आकर अरेंज हो रहे, मेटाफेजिक होमोलोगस पेयर नहीं है, ठीक है। क्रोमोसोम अपीयर्स टू बी मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, बिल्कुल ठीक बात है। द साइज ऑफ क्रोमोसोम कैन बी स्टडीड बेस्ट, बिल्कुल। मेटाफेज में होते हैं स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, ये ध्यान रखना। इसके अंदर सबसे अच्छे क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, स्मॉलेस्ट एंड थिकेस्ट क्रोमोसोम, ठीक है। सो इट इज बीइंग बेस्ट फॉर स्टडी। क्रोमोसोम का शेप, साइज और मेनली उनका स्ट्रक्चर वगैरह की स्टडी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, ये भी बात सही है। तो इनकरेक्ट क्या है इसके अंदर, ये बी वाला पार्ट इनकरेक्ट है, हमारा आंसर भी बी होगा इसमें। पेयर, होमोलोगस पेयर नहीं है। माइटोसिस के अंदर सिंगल सिंगल क्रोमोसोम की मेटाफेजिक प्लेट बनती है, होमोलोगस पेयर आके अरेंज होंगे मियोसिस के अंदर, ठीक है। ये माइटोटिक मेटाफेज में नहीं होंगे। तो मेटाफेज के इवेंट्स और स्पिंडल्स वगैरह अच्छे से बन जाते हैं, एक पोल से दूसरे पोल तक पूरे फैले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला। ड्यूरिंग एनाफेज, अब मेटाफेज के बाद आ जाते हैं एनाफेज पर। क्रोमोसोम मूव्स पोलवर्ड। अब देखो एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोमल मूवमेंट शुरू होता है। इस तरह से एक क्रोमोसोम इधर वाले इस पोल की तरफ जा रहे हैं, ये ऐसे, और इनके बीच में भी ये इंटरजोनल स्पिंडल बन जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां क्या हो रहा है, देखो यहां पर ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल है ये वाला, ये छोटा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डीपॉलीमराइजेशन। और ये जो इंटरजोनल है ना ये बढ़ रहा है, मतलब ये वाला जो है ये कहलाता है क्रोमोसोमल स्पिंडल, या इसको काइनेटोकोर स्पिंडल भी कहते हैं। और ये होता है इंटरजोनल स्पिंडल, इंटरजोनल स्पिंडल। अब देखो मूवमेंट कैसे होता है, क्रोमोसोमल स्पिंडल जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब डीपॉलीमराइज होंगे, और ये जो हैं ये इलोंगेट होते हैं। तो ये तो पुश करेंगे, इंटरजोनल इलोंगेट होगा तो धक्का देगा, पुश करेगा। क्रोमोसोमल स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये पुल करेगा। एंड पुशिंग पुलिंग मूवमेंट, इसी से क्रोमोसोम का पूरा मूवमेंट होता है अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, जी नहीं, इसका तो और बल्कि डीपॉलीमर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये डीपॉलीमराइजेशन ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, ये सही है। डीपॉलीमराइजेशन ऑफ पोलर स्पिंडल, अब पोलर का तो यह काम ही नहीं है। पोलर वाला तो क्या होता है, ये बीच में इस तरह से रहते हैं, तो वो तो किसी क्रोमोसोम से जुड़े हुए नहीं है, पोलर का यहाँ कोई काम नहीं है। एंड नन ऑफ द अबाउ, तो यहां सही आंसर ही क्या हुआ, डीपॉलीमराइजेशन ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल मतलब क्रोमोसोमल स्पिंडल, वो डीपॉलीमराइज होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट होकर वो खींच के ले जाएगा, और बीच का जो इंटरजोनल है वो इलोंगेट होगा, वो पुश करेगा, और इसी से क्रोमोसोमल मूवमेंट होता है। एनाफेज का सबसे मेन इवेंट यही होता है, क्रोमोसोम मूवमेंट, ठीक है। एनाफेज में एक तो ये ध्यान रखना है कि यहां होता है सेंट्रोमियर डिवीजन,
सेंट्रोमियर डिवीजन होगा, एक तो मेन इवेंट शुरुआत ही यहीं से होती है, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गए और उसके बाद फिर क्रोमोसोमल मूवमेंट। सेंट्रोमियर डिवीजन एंड क्रोमोसोमल मूवमेंट, ये दो मेजर इवेंट होते हैं एनाफेज के। और हमने मूवमेंट की बात करी, इससे पहले सेंट्रोमियर डिवीजन भी होगा, क्रोमोसोम जो है अलग अलग हो जाएंगे, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, उसके बाद अपोजिट पोल पर मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीलोफेज। अब एनाफेज के बाद क्या आ गया, टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, नॉट की बात चल रही। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। टीलोफेज में तो जो क्रोमोसोम होता है वो डीकंडेंस होता है और वापस इलोंगेट होने लगता है। ये काम तो प्रोफेज में होता है, जो यहाँ टीलोफेज। प्रोफेज और टीलोफेज रिवर्स है। प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम कंडेंस होकर क्रोमोसोम के फॉर्म में आता है, टीलोफेज में वो और बल्कि लूज होने लगता है, वापस क्रोमेटिन में कन्वर्ट होगा। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रीफॉर्म, ये बात सही है। प्रोफेज के अंदर ये सब डिसअपियर होते हैं, टीलोफेज में रीअपियर होते हैं। मैंने कहा प्रोफेज और टीलोफेज रिवर्स चलते हैं, ये सही है। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप प्रोफेज में टुकड़े टुकड़े होकर के डिसअपियर हो जाती है, यहां वापस उसके वेसिकल सारे इकट्ठे होकर के असेंबल होती है, ये भी सही है। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। अब सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और ये सेपरेट होंगे, ठीक है, ये नहीं होगा। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग और ये सेपरेशन तो एनाफेज में होता है, ये चीज कहां हो रही है, ये प्रोफेज का काम है ना। ये जो है ये एनाफेज का वर्क है। अपने को हर फेज में कहां कहां क्या काम होता है बस ये ध्यान रखना है। क्रोमोसोम क्लस्टर्स एज अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट इज लॉस्ट, ये सही है। अब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच गए हैं और अब वो एज ए क्रोमोसोम की जो डिस्क्रीट आइडेंटिटी वो खत्म होने लगती है और क्रोमोसोम लूज होकर के क्रोमेटिन थ्रेड में बदल जाएंगे, ये बात भी सही है। ठीक है, यानी कि 15 का अगर हम देखें तो इसमें क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है अपने को। तो नॉट करेक्ट कौन कौन है, ए और डी जो है वो नॉट करेक्ट है, बाकी सारे टीलोफेज के अकॉर्डिंग सही है। तो टीलोफेज में क्या काम हुआ, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टीलोफेज में। मैंने आपको चारों फेज के क्वेश्चंस के थ्रू मेन मेन इवेंट बता दिए। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और, अब इन सारे फेज का मैंने एक कॉमन क्वेश्चन लिया है कि कौन कौन सा काम कहाँ हो रहा है, ये देखना है। द इवेंट शोन बिलो अकर्स ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस। अब कौन से फेज में क्या हो रहा है देखो, क्रोमोसोम स्प्लिट्स, क्रोमेटिड सेपरेट्स एंड मूव टू द अपोजिट पोल, क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्प्लिट होना, सेंट्रोमियर स्प्लिट होना, सॉरी सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, ये काम है एनाफेज का। मैंने अभी बताया था एनाफेज का मेन काम ही है ये सेंट्रोमियर का स्प्लिट होकर अपोजिट पोल की तरफ जाना। अब यह क्रोमेटिड क्रोमोसोम के फॉर्म में कहलाएगा। Now chromosome clustered at opposite poles, decondensation of chromosome, reappearance of nuclear membrane, Golgi body, ER, या भी अपन ने बताया टीलोफेज। ये क्या है, ये टीलोफेज का काम है। सब चीजें दोबारा आ जाती हैं, क्रोमोसोम पोल पर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल रिप्लिकेशन। क्रोमोसोमल रिप्लिकेशन का मतलब है डीएनए रिप्लिकेशन और ये काम एस फेज में होता है, यानी कि ये इंटरफेज है। इंटरफेज की भी एस फेज में होगा। ठीक है, kinetochore attached to spindle fiber and chromosomes are arranged at equatorial plate। क्रोमोसोम प्लेट पर अरेंज हो गए, स्पिंडल आके अटैच हो गया। ये काम कहाँ होता है, मेटाफेज में। पूरे के पूरे मेजर इवेंट्स आ रहे हैं इसमें। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनने का ये काम प्रोफेज में होगा, ये प्रोफेज में होता है। समझ गए, अब अपने आप ही आंसर आ जाए कौन सा काम किस जगह हो रहा है। अपने आप देखो सारी चीजें आ गई। ए एनाफेज है तो ए वाला पार्ट एनाफेज में, देखो एनाफेज में ए इन दोनों में तो है, ये दोनों हटा दो। फिर बी वाला टीलोफेज है, टीलोफेज में बी देखो इन दोनों में है, ये तो वैसे ही हट गए। उसके बाद सी जो है एस फेज या इंटरफेज, सी इंटरफेज में देखो इन दोनों में दे रखा है। डी जो है ये मेटाफेज में आएगा, डी मेटाफेज में ये है, और ई जो है प्रोफेज में, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा। किस तरह से हमने मैच किया है देख लीजिए। पूरा माइटोसिस की सारी इवेंट्स के मेन जो सारे फेजेस के मेन इवेंट्स मैंने आपको बता दी। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस चल रहा था हमारा ये ना। अब इसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं। कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब जहाँ साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होकर अल्टीमेटली दो सेल सेपरेट हो जाती है। साइटोकाइनेसिस प्लांट में और एनिमल में अलग अलग तरीके से होता है। प्लांट में सेल प्लेट मेथड से होता है
और एनिमल में ये होता है सेल फरो मेथड से। ठीक है, अब देखिए इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर आप देखो इस तरह से प्लांट सेल, और जैसे ये क्रोमोसोम और ये न्यूक्लियस अब चले गए तो यहाँ बीच में फ्रेगमोप्लास्ट आकर डिपॉजिट होता है। बिल्कुल ठीक बात है ये। इस फ्रेगमोप्लास्ट में होता क्या है, एक तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो हैं, और गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स। गोल्जी बॉडी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल वॉल मटेरियल लेकर आते हैं गोल्जी बॉडी के वेसिकल, और बाकी ये इंटरजोनली जो स्पिंडल के जो कुछ टुकड़े बचे होते हैं ये सब मिलकर के एक फ्रेगमोप्लास्ट बन जाता है। फिर यही फ्रेगमोप्लास्ट बढ़ता जाएगा और सेल प्लेट बन जाता है, और फिर ये दोनों तरफ टच हो जाता है। तो फ्रेगमोप्लास्ट कंप्राइजेज इंटरजोनल माइक्रोट्यूबुल एंड गोल्जियन वेसिकल्स। ठीक है, अब ये बात भी सही है, गोल्जियन वेसिकल्स माइक्रोट्यूबुल सब होंगे इसमें। प्राइमरी सेल वॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोट्यूबुल। एक्चुअली क्या देखो, ये जो माइक्रोट्यूबुल और गोल्जियन वेसिकल्स बन रहे हैं इसी से एक प्राइमरी सेल वॉल बन जाएगी, उसके बाद बाकी सेकेंडरी वगैरह आगे बनती रहेगी। ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियस, ये गलत है। फ्रेगमोप्लास्ट न्यूक्लियस से नहीं बनता। फ्रेगमोप्लास्ट में गोल्जी बॉडी के वेसिकल, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट जो स्पिंडल हैं और गोल्जियन वेसिकल से यही मिलके बनाएंगे, यानी कि ए, बी और सी आर करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, और ये सेल प्लेट मेथड है, ये जो यहाँ बनती हैं, पहले तो यहाँ फ्रेगमोप्लास्ट बना, फिर यहाँ सेल प्लेट बनती हैं, और ये सेल प्लेट फिर दोनों तरफ इस तरफ आकर के यूं टच हो जाती है। ठीक है, तो ये सेंटर से बाहर की तरफ चलती है, टुवर्ड्स आउटर साइड। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल हुआ। प्लांट के अंदर सेल प्लेट मेथड से साइटोकाइनेसिस होगा। नेक्स्ट, उसके बाद एनिमल के साइटोकाइनेसिस की बात कर लेते हैं। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल इज कॉज्ड बाय द स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ बैंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेल। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट अराउंड द सर्कमफ्रेंस। देखिए अब आपको बता दें एनिमल्स के अंदर क्या होता है। ये जैसे एनिमल सेल, सारे ये न्यूक्लियस और क्रोमोसोम तो इधर आ गए। अब यहाँ क्या होता है, ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये इकट्ठे होकर के एक मिड बॉडी बनाते हैं। एक्टिन के बने हुए ये जो होती है ये मिड बॉडी होती है। इस मिड बॉडी के अराउंड ये माइक्रोफिलामेंट ओरिएंट होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक्टिन का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सेल में इस मेम्ब्रेन में इस तरह का डिप्रेशन आने लगता है, बीच में से फरो बनने लगता है ऐसे। ये सारे माइक्रोफिलामेंट हैं जो कंडेंस हो रहे हैं टुवर्ड्स मिड बॉडी। अल्टीमेटली ये बिल्कुल ही सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से। इसको सेल फरो मेथड कहते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट जो हैं ये काम आते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल में तो ट्यूबुलिन होता है, वो नहीं, यहाँ माइक्रोफिलामेंट यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आएगा। इसके बाद क्या देखिए, द मूवमेंट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, द मूवमेंट ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स, एंडोसाइटोसिस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब साइटोकाइनेसिस जो हो रहा है उसमें माइटोटिक स्पिंडल का कोई मूवमेंट नहीं है, और न ही कोई मेम्ब्रेन का एंडोसाइटोसिस नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, माइक्रोफिलामेंट इस मेम्ब्रेन को खींच के ला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक्टिन के। तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा होगा ये क्यू वाला, यानी कि ओनली क्यू, बी आंसर हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, और एक मिड बॉडी बनती है, और इस मिड बॉडी से माइक्रोफिलामेंट का ओरिएंटेशन होता है, ये मेम्ब्रेन तक लगे रहते हैं, और जैसे जैसे माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बीच में एक डिप्रेशन बनने लगता है जिसको हम फरो कहते हैं, और ये अंदर तक आते 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 पूरा अच्छे से मिल जाता है, और फिर दो सेल अलग हो जाती है। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट के जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। साइटोकाइनेसिस सेल फरो मेथड से होगा। तो प्लांट के अंदर सेल प्लेट मेथड, इसमें सेल फरो मेथड है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाउ अब कुछ और बेसिक चीजें हैं। द बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी टू स्टडी मॉर्फोलॉजी एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी, उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए सबसे बढ़िया स्टेज कौन सी है, तो सबसे थिकेस्ट क्रोमोसोम मेटाफेज में दिखते हैं, और फिर एनाफेज में। मेटाफेज और एनाफेज मेटाफेज में तो क्या देखो थिकेस्ट क्रोमोसोम है, तो ये हमारे क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए बढ़िया है। एनाफेज में क्या होता है, शेप हमें अच्छे से नजर आएगा। कैसे, जब क्रोमोसोम मूव करता है तो देखिए ये इस तरह से इसको ले जा रहे हैं, तो अब देखिए अगर मेटासेंट्रिक है या फिर ये सब मेटासेंट्रिक है, ये इस तरह से चले,
ये या तो क्या होगा, वी शेप्ड, एल शेप्ड, जे शेप्ड, आई शेप्ड, ये शेप दिख रहे हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो अब जब ये क्या होता है कि स्पिंडल कहाँ जुड़ा है, इसके सेंट्रोमेयर पे जुड़ा है और सेंट्रोमेयर से खींच के ले जा रहा है, तो इसकी जो दोनों आर्म होती है तो फ्री है, लटकती हुई जाएंगी। अब अगर मेटासेंट्रिक होगा तो दोनों आर्म इक्वल है, तो वी शेप का स्ट्रक्चर बनेगा मेटासेंट्रिक में। ये कैसा क्रोमोसोम होगा, मेटासेंट्रिक। अगर सब मेटासेंट्रिक है तो एक आर्म थोड़ी छोटी और एक आर्म बड़ी होती है, तो ये हो जाएगा एल शेप का, ये सब मेटासेंट्रिक होता है। तो क्रोमोसोम किस शेप के हैं ये पता चलता जा रहा है, एल शेप। फिर जे शेप जो होता है ये एक्रोसेंट्रिक है, एक आर्म बहुत छोटी है और एक बहुत बड़ी है, तो जे जैसा बनेगा। और आई शेप बनेगा रॉड की तरह, ये टीलोसेंट्रिक होगा। ठीक है, एनाफेजिक मूवमेंट के दौरान क्योंकि स्पिंडल सिर्फ सेंट्रोमेयर से जुड़ता है और सेंट्रोमेयर से खींच के ले जा रहा है, तो आर्म फ्री होने की वजह से वो लटकती हुई जाती है और वहां वेरियस शेप बनेंगे, वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप। तो एनाफेज में ये शेप दिखेंगे। तो मेटाफेज और एनाफेज क्रोमोसोम की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट स्टेज मानी जाएंगी। समझ में आ गई बात। ये एक और चीज ध्यान रखना जो अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 डॉटर सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग माइटोसिस। अब माइटोसिस को अगर अपन कंक्लूड करें तो जो 2 डॉटर सेल बनी माइटोसिस में उनमें क्या रहेगा, तो ध्यान रखना माइटोसिस से बनी हुई डॉटर सेल क्लोन होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, उनमें डीएनए अमाउंट, क्रोमोसोम नंबर सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। ओके, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए बट अ सेट ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ पेरेंट, नहीं, क्रोमोसोम और डीएनए दोनों सेम रहेंगे, डिफरेंट क्लोन बनता है। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एंड द सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये सही है आंसर। ठीक है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, जी नहीं, माइटोसिस में हाफ होता ही नहीं है। डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए, ये भी नहीं होगा। तो माइटोसिस से बनी हुई डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन होती हैं, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एंड सेम क्रोमोसोम, जैसा पेरेंटल सेल में था वैसा का वैसा ही रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आता। ओके, आंसर बी रह जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन मियोसिस पर। तो आपको मैं बता दूं कि मियोसिस और माइटोसिस का जब कंपैरिजन करते हैं तो मियोसिस के अंदर 2 डिवीजन है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस में 2 डिवीजन है, ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। क्लियर। मियोसिस 1 में भी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, मियोसिस 2 के अंदर भी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 1 जो होता है ये है रिडक्शनल डिवीजन, और मियोसिस 2 जो है इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। ये तो माइटोसिस की तरह इक्वेशनल डिवीजन होता है। एक्चुअल में जो क्रोमोसोम का रिडक्शन है वो मियोसिस में हो जाता है, मियोसिस 1 में हो जाता है। मियोसिस 1 में भी कैरियोकाइनेसिस में वही 4 स्टेज होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और प्रोफेज में यहाँ 5 स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इस तरह से पूरा का पूरा मियोसिस का डिवीजन रहता है। तो मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज 1 होता है उसको 5 स्टेज में डिवाइड किया है, क्योंकि वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इसमें देखो मेनली मियोसिस 1 ही पढ़ना होता है। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस 1 होता है। अब मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, और इसकी प्रोफेज सबसे लंबी, और उसको अपन ने फिर से 5 स्टेज में डिवाइड किया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। मेनली ये प्रोफेज 1 ही पढ़नी होती है, बाकी सब चीजें जो है बहुत कुछ माइटोसिस के जैसी होती है, ठीक है। मियोसिस के अंदर ध्यान रखना डीएनए का डुप्लीकेशन तो एक ही बार हुआ है इस फेज में, ठीक है, लेकिन यहां पर डिवीजन 2 होंगे। क्या डिवीजन 2 होंगे क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से। क्लियर। मतलब अगर अपन इसको यूं देखें कि ये एक जैसे डिप्लॉयड सेल है 2n, तो इसमें सेल साइकिल हो गई, सेल साइकिल के बाद भी क्रोमोसोम इसमें 2n है, लेकिन डीएनए इसमें 4c हो गए, समझ गए। अब इसके बाद में मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो 2 डॉटर सेल बनती है और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं। क्रोमोसोम है n नंबर हो गए, फिर भी अभी काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 4c था ना, ये 2c और ये 2c है, मतलब डीएनए अमाउंट अभी भी ज्यादा है।
इसीलिए फिर एक डिवीजन और होता है यहां, मियोसिस सेकेंड। अब इसके अंदर फिर ये एन की 4 सेल बन जाएंगी और इसमें डीएनए कंटेंट भी हाफ हो जाएगा। ये होंगी एक्चुअल हैप्लॉइड सेल। सो व्हाई वी नीड 2 डिवीजन इन मियोसिस? दिस इज बिकॉज इन द फर्स्ट डिवीजन ओनली वी रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पहले डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर आधे कर देते 2n से n, लेकिन हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए डबल किया था या एस फेज हुआ था, तो डीएनए तो 4 गुना हो गया, 2n था। तो अब आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे कर दिए, लेकिन डीएनए कंटेंट अभी भी ज्यादा है, इसीलिए फिर एक डिवीजन और करते हैं ताकि डीएनए कंटेंट को भी आधा कर सके। ये माइटोसिस की तरह होता है, ठीक है। अब इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन में क्या क्या काम होते हैं, ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले लेप्टोटीन होता है। लेप्टोटीन में कुछ नहीं होता, थिन थ्रेड की तरह प्रोफेज की शुरुआत जो माइटोसिस में होती है वैसी होती है। क्रोमोसोम के थिन थ्रेड, क्रोमेटिन के थिन थ्रेड दिख रहे हैं और उनमें कंडेंसेशन शुरू होता है। ज्यादा काम कुछ नहीं है लेप्टोटीन में। हाँ, जाइगोटीन में अब क्या होता है, जो क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं वो एक दूसरे के सामने आके पेयरिंग करने लग जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है जाइगोटीन में। अब देखिए, द स्टेज ऑफ मियोसिस इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, इट इज जाइगोटीन। ये बिल्कुल यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये पेयरिंग हो जाती है, उसके बाद इनमें होमोलोगस क्रोमोसोम में ये छोटे भी होते जाएंगे, तो ये हमें डायड, एक क्रोमोसोम डायड फॉर्म में दिखेगा और पेयर है इसलिए टेट्राड दिखता है। और अब इनके बीच में एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होगा पैकाइटीन में। मियोसिस इन विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, पैकाइटीन। पैकाइटीन का मेन काम है, जाइगोटीन का मेन काम है ज्वाइनिंग इन पेयर, यानी कि सिनेप्सिस। इस पेयरिंग को क्या कहते हैं अपन, सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग सिनेप्सिस किस में हुई, जाइगोटीन में। जाइगोनीमा, जाइगोटीन एक ही बात है। लेप्टोटीन में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन जस्ट स्टार्ट होता है। जाइगोटीन के बाद आता है पैकाइटीन। पैकाइटीन में ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो टेट्राड फॉर्म में होता है, इनमें एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मेन इवेंट पैकाइटीन में। क्रॉसिंग ओवर खत्म होने के बाद ये क्रोमोसोम वापस एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो जिस जगह पर ये क्रॉसिंग ओवर हुआ वहां से ये जुड़े रहते, काइजमेटा दिखता है। तो स्टेज ऑफ मियोसिस विच काइजमेटा बिकम विजिबल, ये डिप्लोटीन में होगा। डिप्लोटीन में काइजमेटा विजिबल होते हैं और फिर ये और दूर जाते हैं, डाइकाइनेसिस आ जाता है और उसके बाद प्रोफेज खत्म हो जाता है। मेन चीज आपको मियोसिस में प्रोफेज बनी ध्यान रखनी। तो खैर यहाँ तो 1 वाला A, B वाला 2 और C3 जो है ये मैच हो रहे हैं, 1A, 2B और 3C। और जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन में मेनली ये 3 इवेंट ही मेन है। डाइकाइनेसिस में ज्यादा कोई काम नहीं है और लेप्टोटीन में भी ज्यादा कोई काम नहीं है, तो हमें इसके ये इवेंट ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसा मैंने बताया जाइगोटीन के अंदर सिनेप्सिस होता है, तो सिनेप्सिस ये कहाँ होगा, ध्यान रखिएगा, इट अकर्स इन जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में सिनेप्सिस होगा, ठीक है। और सिनेप्सिस का मतलब क्या, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस सेकंड, गलत। मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकंड तो माइटोसिस है। पेयरिंग ऑफ एनी 2 क्रोमोसोम, जी नहीं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन मियोसिस 1, ये सही होगा। पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी गलत। तो सिनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन जाइगोटीन। होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह से एक दूसरे के, ये शुरू में तो लंबे लंबे दिखते हैं, इस तरह के आमने सामने आ जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को बाद में ये भी डबल दिखने लगेगा, तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। इनको कहते हैं बाइवेलेंट। होमोलोगस का ये जो पेयर होता है सिनेप्सिस के बाद जो ये बना, ये क्या कहलाएगा, इसको बाइवेलेंट कहेंगे। तो सिनेप्सिस हुआ जाइगोटीन में, बाइवेलेंट विजिबल हुआ। उसके बाद जब पैकाइटीन में जाएंगे तो ये टेट्राड या टेट्रावेलेंट दिखता है, ये पैकाइटीन में है। और फिर यहां जाकर क्रॉसिंग ओवर होगा। तो बाइवेलेंट आपको जाइगोटीन में अच्छे से नजर आएगा जहां सिनेप्सिस होगा। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं काइजमेटा। जाइगोटीन के बाद पैकाइटीन आती है। पैकाइटीन में एक्सचेंज होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जो 4 क्रोमेटिड होते हैं उनमें से किसी भी 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में एक्सचेंज होता है। एक का हिस्सा इस पर लग गया, दूसरे का हिस्सा इस पर लग गया, एक्सचेंज होगा। और ये टेट्राड स्टेज, टेट्रावेलेंट स्टेज पर होगा। और जहां एक्सचेंज होता है उस जगह पर ये थोड़ा चिपका हुआ सा रहेंगे, वो काइजमेटा कहलाता है। काइजमेटा आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ अनपेयर्ड, अनपेयर्ड तो हो गई नहीं, ठीक है। डुप्लीकेटेड पार्ट ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, नहीं डुप्लीकेटेड भी नहीं, एक्सचेंज पार्ट, यानी कि फर्स्ट वाला ही सही जा रहा है। लॉस ऑफ पार्ट भी नहीं होगा। तो काइजमेटा दरअसल जहां एक्सचेंज हुआ, क्रॉसिंग ओवर जहां हुआ, उस जगह दिखाई देगा। तो क्रॉसिंग ओवर और क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, ये सारा काम पैकाइटीन में होगा।
लेकिन काइजमेटा अपीयरेंस पैकाइटिन में नहीं होता। काइजमेटा कब दिखेगा? देखिए क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक दूसरे पर लिपट जाते हैं, तो वहां एक्सचेंज हो रहा है वो भी दिखता नहीं है अपने को। फिर जब ये दूर होते हैं तो फिर काइजमेटा दिखते हैं। तो जब ये क्रोमोसोम दूर होने लगते हैं वहां से डिप्लोटीन स्टार्ट होती है। तो काइजमेटा जो है ये कब अपीयर होंगे? दे आर बी ऑब्जर्व्ड इन डिप्लोटीन। हालांकि क्रॉसिंग ओवर कहां हुआ? पैकाइटिन में, लेकिन काइजमेटा कहां दिखेंगे? डिप्लोटीन में। थोड़ा जब क्रोमोसोम दूर जाएंगे तब काइजमेटा दिखेंगे। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखनी। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। अब आते हैं डिप्लोटीन पर। जैसा मैंने कहा डिप्लोटीन की शुरुआत कहां से मानेंगे? जब ये कॉइल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर कर चुके, हमें क्रॉसिंग ओवर माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता, लेकिन उसके बाद ये दूर जाने लगते हैं। जैसे जहां से ये दूर जाने लगते हैं यहीं से डिप्लोटीन की शुरुआत होती है, और जब थोड़ा दूर जाते हैं कॉइलिंग खुलती है, तो अब ये इसमें काइजमेटा भी दिखाई देंगे। तो मतलब जो पेयरिंग हुई थी उसका उल्टा काम हो रहा है। पेयरिंग में ये आमने सामने पास पास आए, अब ये दूर जा रहे हैं। तो डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डी सिनेप्सिस। सही बात है, इसमें डी सिनेप्सिस होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा नहीं। देखो अब इसमें क्या होता है, काइजमेटा बनते हैं, तो ये जैसे अगर अपन एक बनाने की कोशिश करें, काइजमेटा, काइजमेटा दिखने लगेंगे अपने को। ये ऐसे बनेगा, देखो चार में से कोई भी दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखो ये जो है ये काइजमेटा बनाए, मैंने खैर कई सारे बना दिए काइजमेटा, ये जो है ये काइजमेटा है। तो काइजमेटा का अपीयरेंस डिप्लोटीन में होगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये दोनों दूर जाएंगे तो काइजमेटा जो होते हैं, ये काइजमेटा दे विल मूव टूवर्ड्स द टर्मिनल एंड, और काइजमेटा का टर्मिनल एंड की तरफ मूवमेंट ही टर्मिनलाइजेशन कहलाता है। तो डिप्लोटीन में टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट होता है, कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा ये कहां होता है? दिस अकर्स इन डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में डिप्लोटीन के सारे काम खत्म होते हैं, तो टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट डिप्लोटीन में होगा, एंड कहां होगा? डायकाइनेसिस में। समझ गए? तो ये डिप्लोटीन में नहीं। डिक्ट्योटीन स्टेज, हाँ ये देखा गया है कि कई सारी oocytes हैं, वर्टिब्रेट के जो oocytes होते हैं उनमें डिप्लोटीन स्टेज पर मियोसिस रुक जाता है, और सालों तक, कई महीनों और सालों तक रुका रहता है। डिप्लोटीन स्टेज जो है ये सबसे लंबी फेज होती है, और इस समय इस जगह आकर मियोसिस एक तरह से सस्पेंड हो जाता है, रुक जाता है। और जब ये बहुत लंबी हो जाती है डिप्लोटीन, तो उसको डिक्ट्योटीन कहते हैं। ह्यूमन के अंदर भी हम देखते हैं एम्ब्रियो, जहाँ एग वगैरह बनते हैं वहां पर ये डिप्लोटीन स्टेज पर आकर मियोसिस रुका रहता है, कई कई महीनों और सालों तक रुका रह सकता है, तो इसको डिक्ट्योटीन स्टेज भी कहते हैं। oocytes में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई नहीं, कंप्लीट डिसअपियरेंस नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलाई का डिसअपियरेंस स्टार्ट होता है, कंप्लीट डिसअपियरेंस किसमें होगा? डायकाइनेसिस। टर्मिनलाइजेशन भी स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलाई का डिसअपियरेंस भी स्टार्ट होगा, कंप्लीट नहीं हो। कंप्लीट कहां होगा? डायकाइनेसिस में। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एस्टरेज एंड एस्टर और एस्टरेज का भी कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं, ये भी नहीं। कंप्लीट फॉर्मेशन तो आपको और आगे जाके दिखेगा, ठीक है, लास्ट में जाके डायकाइनेसिस और मेटाफेज में। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज, हाँ ये कह सकते हो कि प्रोफेज की लॉन्गेस्ट फेज है, ये भी नहीं। ठीक है, यानी कि क्या क्या चीजें, ए सही है, सी सही है और एफ सही है, ये तीन चीजें सही है। ठीक है, बाकी जो डायकाइनेसिस में और बहुत ज्यादा काम नहीं है। टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस ये सब डिसअपियर हो जाते हैं और प्रोफेज खत्म हो जाता है। एस्टरेज स्पिंडल ये वहां अच्छे से दिखने लगते हैं, फिर उसके बाद मेटाफेज शुरू हो जाते हैं। तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 ही इंपॉर्टेंट है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, उन्हीं में सारे ये काम होते हैं। उसके बाद मेटाफेज आ जाता है। मेटाफेज में क्या है? माइटोसिस के मेटाफेज में एक एक क्रोमोसोम चला और जाके प्लेट पर जमा हो गया, मेटाफेजिक प्लेट। अब यहां पर तो क्रोमोसोम क्या है? पेयर में है। अच्छा, टर्मिनलाइजेशन में भी क्या होता है? सारे काइजमेटा, जैसे ये काइजमेटा आते जाएंगे खुलते जाएंगे, लेकिन लास्ट वाला काइजमेटा रह जाएगा यहाँ, और होमोलोगस क्रोमोसोम लास्ट में स्टेज कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक एक काइजमेटा से, टर्मिनल काइजमेटा से अभी भी जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये ऐसे, ये देखो यहां एक एक काइजमेटा अभी भी है,
ये स्टेज रहती है। इस स्टेज पर अब वो जाकर मेटाफेज पर अरेंज हो, तो पूरा का पूरा पेयर जाके अरेंज होता है, जबकि माइटोसिस में सिंगल सिंगल अरेंज हुआ था। यहाँ डबल पैरेलल प्लेट बनती है एक तरह से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच इज करेक्ट फॉर मियोटिक मेटाफेज 1? क्या होगा? बाइवेलेंट आर अरेंज्ड एट इक्वेटर, बिल्कुल ठीक बात, जो मैंने अभी बताया था। यहाँ क्रोमोसोम ऐसे अरेंज होंगे, एक पेयर और ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा। यहाँ मियोसिस में पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर का अरेंजमेंट होगा, ये इधर के स्पिंडल से जुड़ेगा, ये इधर के स्पिंडल से जुड़ेगा। तो बाइवेलेंट इक्वेटर पर अरेंज होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यूनिवेलेंट अरेंज होंगे? नहीं। नॉन होमोलोगस फॉर्म्स पेयर? बिल्कुल नहीं। स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड एट सेंट्रो एट क्रोमोमियर, ये क्रोमोमियर गड़बड़ है, ये भी नहीं होगा। बाइवेलेंट जो है ये अटैच होते हैं। तो यहाँ तो खैर सीधी सी बात है, मेटाफेसिक प्लेट बनेगी जैसे माइटोसिस में बनी थी, बट डबल पैरेलल प्लेट बनेगी। और यहाँ होमोलोगस पेयर पूरा का पूरा आकर बाइवेलेंट के फॉर्म में यहाँ पर अरेंज होगा, प्लेट के फॉर्म में मेटाफेज पर। आंसर हमारा ए रहेगा। ठीक है। मेटाफेज के बाद में एनाफेज पर आए, तो एनाफेज में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकर इन एनाफेज 1 बट अकर्स इन एनाफेज 2? एनाफेज 2 जो होता है इट इज जस्ट लाइक माइटोटिक एनाफेज, तो माइटोसिस की तरह ही होती है। माइटोसिस का एनाफेज और एनाफेज 2 तो एक ही है। जो काम एनाफेज 1 में नहीं होता लेकिन एनाफेज 2 में होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये तो एनाफेज में वैसे भी नहीं होता। पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये तो दोनों में ही होता है, एनाफेज क्रोमोसोम तो मूव करेगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, देखिए पोलवर्ड क्रोमोसोम का पोलवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन दोनों एनाफेज में होगा। एनाफेज का काम ही क्या है? अब देखो इस माइटोटिक एनाफेज में या एनाफेज सेकेंड, इसमें जो होता है सेंट्रोमियर डिवीजन होता है, सेंट्रोमियर डिवीजन, स्प्लिटिंग जिसको कह सकते हैं, ये होता है। लेकिन एनाफेज 1 के अंदर नहीं होता। यहां क्या होता है? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसको आप कहते हो डिसजंक्शन, इसको हम डिसजंक्शन कहेंगे। तो यहां होमोलोगस पेयर सेपरेट होगा। देखो एक पूरा का पूरा डबल क्रोमोसोम ये एक तरफ गया और ये पूरा एक तरफ आएगा, तो ये इधर गया, ये इधर गया, ये कहलाता है डिसजंक्शन, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन। सेंट्रोमियर डिवीजन नहीं हुआ। सेंट्रोमियर का जो डिवीजन है ये मेटाफेज एनाफेज सेकेंड में होगा या माइटोसिस में होगा, तो सेंट्रोमियर डिवीजन नहीं होता है यहाँ पर। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर डो नॉट अकर इन एनाफेज 1 बट अकर्स इन एनाफेज 2। एनाफेज 2 में भी होगा और माइटोटिक एनाफेज में भी होगा सेंट्रोमियर का डिवीजन, जहां पर क्रोमोसोम डायड से मोनाड हो जाता है। ठीक है। सेंट्रोमियर डिवीजन कैसे होता है? ये इस तरह से होगा, ये है, तो अब ये ऐसे अलग हो जाएंगे, सेंट्रोमियर डिवीजन इसको कहते हैं। जबकि यहां होमोलोगस पेयर का सेपरेशन हो रहा है डिसजंक्शन, एनाफेज 1 में, ध्यान रखिएगा, बड़ी काम की इंपॉर्टेंट बात है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर एसेंशियल स्टेज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस एक्सेप्ट। अब सारी चीजें जो मियोसिस में हो रही क्या नहीं हो रही है? 2 सक्सेसिव डिविजन्स विदाउट एनी डीएनए रिप्लिकेशन अकरिंग बिटवीन देम। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिवीजन विदाउट एनी डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन बिल्कुल नहीं होगा। और पढ़ लें, फॉर्मेशन ऑफ काइजमेटा एंड क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स आफ्टर मियोसिस सेकेंड इज रिड्यूस टू हाफ बट अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए कि मियोसिस सेकेंड के बाद, मियोसिस सेकेंड के बाद तो क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गया और डीएनए अमाउंट भी हाफ हो गया, ये गलत है। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन सही है, काइजमेटा क्रॉसिंग ओवर सही है, 2 लगातार डिवीजन होते हैं और उन दोनों के बीच में कोई डीएनए रिप्लिकेशन नहीं है। डीएनए रिप्लिकेशन तो शुरू में ही हो गया, उसके बाद 2 कंटिन्यू डिवीजन है विदाउट एनी डीएनए रिप्लिकेशन अकरिंग बिटवीन देम। तो मियोसिस में 2 कंटिन्यू डिवीजन है, रिप्लिकेशन बीच में नहीं होता, पहले हो जाता है, काइजमेटा बनता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, होमोलोगस पेयर सेपरेट होता है। और मियोसिस सेकेंड के बाद जो 4 डॉटर सेल बनी उसमें क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाता है, डीएनए भी हाफ हो जाता है, डीएनए सेम नहीं रहेगा। ये चीज मियोसिस के अकॉर्डिंग सही नहीं है, एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
in the meiotic type cell division chromatid separation, आपको अभी बताया था chromatid segregate कब होंगे, ठीक है। एनाफेज 1 में, अभी फिर से एक बार समझ लो, एनाफेज 1 में जो है होमोलोगस पेयर जो होता है वो सेपरेट होता है, ये इधर गया और ये इधर गया, ठीक है। एनाफेज सेकंड में क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम में इसी पर स्पिंडल आके जुड़ा और ये एक तरफ ये दूसरी तरफ, तो ये क्रोमेटिड सेपरेशन कहाँ हुआ, एनाफेज सेकंड में हुआ, ठीक है। क्रोमेटिड का सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड एनाफेज सेकंड स्टेज। एनाफेज 1 में डिसजंक्शन हुआ है, वहां होमोलोगस पेयर सेपरेट हुआ। ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ध्यान से दिया, आपको 2 बार बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वन, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है, कौन सी स्टेज है? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक जरा सा गैप रहता है, ठीक है। इट इज द गैप बिटवीन द 2 मियोटिक डिवीजन, 2 मियोटिक डिवीजन के बीच में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के गैप को अपन इंटरकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। इंटरफेज अलग है, फिर मियोसिस 1 हो गया, मियोसिस 2 जब शुरू होता है तो 1 और 2 के बीच में स्लाइट गैप रहता है, उस स्पेस को, उस टाइम को हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। 29 का बी हो जाएगा। देन उसके बाद में माइटोसिस मियोसिस को लेकर कुछ जनरल स्टेटमेंट है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द सोमेटिक सेल्स एंड मियोसिस अकर्स इन जर्मिनल सेल। यूजुअली माइटोसिस जो है वो सोमेटिक सेल्स में होता है क्योंकि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और मियोसिस जर्मिनल सेल्स में होता है, गैमेट बनाने के लिए होता है। बात तो ये सही है। ड्यूरिंग माइटोसिस डीएनए रिप्लिकेट वंस फॉर 1 सेल डिवीजन एंड इन मियोसिस डीएनए रिप्लिकेट ट्वाइस फॉर 2 सेल डिवीजन। माइटोसिस में तो एक बार डीएनए रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। मियोसिस में भी एक ही बार डीएनए रिप्लिकेशन होता है, 2 बार नहीं। मियोसिस में डीएनए रिप्लिकेशन वंस बट डिवीजन ट्वाइस, तभी तो हाफ होगा ना, तो ये गड़बड़ हो गई। रिप्लिकेशन एक ही बार होता है, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो। मियोसिस में रिप्लिकेशन भी एक, डिवीजन भी एक, माइटोसिस में, मियोसिस में रिप्लिकेशन एक, डिवीजन 2, ये तो गलत हो जाएगा। Meiosis and mitosis occurs in both sexually and asexually reproducing organisms। यहाँ पर गड़बड़ क्या है, मियोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों में तो होता ही नहीं, जिनमें मियोसिस नहीं है तभी तो एसेक्सुअल कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। माइटोसिस दोनों में हो जाएगा, सेक्सुअली एसेक्सुअली में, लेकिन मियोसिस सिर्फ किस में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तो स्टेटमेंट केवल ए की सही है, ए ओनली, और आंसर भी ए ही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं जिस पर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूमेरिकल तो क्या है, क्रोमोसोम नंबर पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इफ द नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स आर 10 इन प्रोफेज 1 देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एनाफेज 2। अब इस तरह के क्वेश्चन में कई बार आपको उलझाया जा सकता है। तो आप देखिए, बाइवेलेंट जो होता है वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल अगर 10 बाइवेलेंट है मतलब कितने क्रोमोसोम हो गए, 20 क्रोमोसोम हो गए, 20 क्रोमोसोम हो गए। अब मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 हुआ और मियोसिस 1 के बाद क्या हुआ, 2 सेल में ये चले जाएंगे तो एक में 10 क्रोमोसोम और एक में भी 10 क्रोमोसोम चले गए। अब मियोसिस 2 होगा, ठीक है, और बात हो रही है एनाफेज पर। अब एनाफेज के अंदर क्या होगा, देखो अगर मैं एक एनाफेज स्टेज बनाऊं तो 5 क्रोमोसोम इधर और 5 क्रोमोसोम इधर, ठीक है। एनाफेज के अंदर 10 क्रोमोसोम इधर और 10 इधर जाएंगे, तभी तो फाइनली जाकर के फिर 10 क्रोमोसोम रहेंगे। लास्ट में जाकर भी डॉटर सेल में 10 क्रोमोसोम ही रहेंगे। भाई क्रोमोसोम नंबर हाफ तो मियोसिस 1 के बाद ही हो जाता है, उसके बाद तो डीएनए क्वांटिटी अपन हाफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 ही रहेंगे। लेकिन एनाफेज के टाइम क्या हो रहा है, 10 क्रोमोसोम एक तरफ दिखेंगे, 10 एक तरफ दिखेंगे, यहाँ 20 दिखेंगे आपको एनाफेज में, क्योंकि सेल एक ही होती है। एक ही सेल में 10 क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जा रहे हैं, 10 दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं, तो इस समय सेल में आपको 20 क्रोमोसोम दिखेंगे, समझ गए। वैसे तो जो हैप्लॉइड सेल बनेगी उसमें 10 हो जाएंगे। पहले तो ध्यान रखना 10 बाइवेलेंट है, इसका मतलब सेल में 20 क्रोमोसोम है। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 1, तो उसके बाद हैप्लॉइड नंबर आ जाएगा 10, ठीक है। और मियोसिस 2 के बाद भी 10 ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर अब चेंज नहीं होगा, वो तो हाफ हो गया।
लेकिन एनाफेज के वक्त क्या हो रहा है कि वो जो 10 क्रोमोसोम है वो डायड थे जो मोनाड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो 10 क्रोमोसोम डायड थे, स्प्लिट हो गए, तो 10 एक तरफ जा रहे हैं, 10 एक तरफ जा रहे हैं, तो क्रोमोसोम टोटल एनाफेज में आपको 20 दिखेंगे, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा 20। ठीक है, एनाफेज सेकेंड में हमें 20 दिखेंगे। उसके बाद फिर दो दो डॉटर सेल बन जाएंगी तो वापस ये 10 हो जाएंगे, समझ गए। और बाइवेलेंट 10 है मतलब क्रोमोसोम 20, ध्यान रखना है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इसी तरह से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज 23 एंड द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इज 1C, मतलब हैप्लॉइड नंबर 23 है और उस हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट को अपन 1C मान लेते हैं, तो डिप्लॉइड कितना हो जाएगा 46 और क्रोमोसोम डीएनए कितना 2C हो जाएगा। ओके, नाउ हाउ मेनी क्रोमोसोम्स अ ह्यूमन सेल इन द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। ठीक है, ह्यूमन जो नॉर्मल सेल होती है डिप्लॉइड सेल, तो उसमें क्रोमोसोम कितने हैं 46 और डीएनए कंटेंट 2C होगा। अब माइटोसिस अगर कर रहे हो तो माइटोसिस में तो क्रोमोसोम नंबर चेंज ही नहीं होंगे, तो क्या कह रहा था कि मेटाफेज ऑफ माइटोसिस इसके अंदर कितने 46 के 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है, और प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, मियोसिस में भी मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में तो अभी क्रोमोसोम हाफ थोड़ी हुए, वहां भी 46 ही दिखेंगे। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्रोमोसोम 46 से 23 हो जाएंगे, और प्रोफेज तो बिल्कुल शुरुआत की स्टेज है, उस समय तो क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे। तो माइटोसिस की बात करो चाहे प्रोफेज 1 और मियोसिस की बात करो, दोनों में क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे। आंसर सेकंड करेंगे अपन। समझ में आया क्या है? देखो हैप्लॉइड नंबर 23, डिप्लॉइड नंबर 46 हो गया। डीएनए का तो यहाँ कर क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, क्रोमोसोम नंबर की बात चल रही, डिप्लॉइड नंबर 46 है। अब अगर आप माइटोसिस कर रहे हो तो माइटोसिस में तो खैर क्रोमोसोम नंबर वैसे भी कम नहीं होता है, तो 46 का 46 ही रहेगा। मेटाफेज में आपको 46 क्रोमोसोम एक प्लेट के फॉर्म में जमे हुए दिखेंगे। ठीक है, और अगर हम मियोसिस कर रहे हैं तो मियोसिस में भी क्रोमोसोम शुरुआत तो 46 ही, और प्रोफेज 1 हो रहा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, तो वहां जाइगोटीन में क्या हो रहा था 23 पेयर आपस में पेयरिंग कर रहे हैं 46 क्रोमोसोम, तो वहां तो क्रोमोसोम 46 ही। तो क्रोमोसोम नंबर तो अभी भी यहाँ प्रोफेज 1 में भी 46 रहेगा, मियोसिस 1 के बाद पूछता तो 23 हो जाते। ठीक है, तो दोनों में 46 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स आर 8 इन मेटाफेज 1, अब मेटाफेज 1 इन मियोसिस की बात चल रही है, बाइवेलेंट 8 है मतलब क्रोमोसोम कितने हैं 16 क्रोमोसोम है, 8 पेयर हो गए, 16 क्रोमोसोम 8 पेयर मेटाफेज 1 के बाद। ठीक है, नाउ व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल आफ्टर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में कितने, तो हमारे क्रोमोसोम 8 बाइवेलेंट का मतलब कितने क्रोमोसोम है 16 क्रोमोसोम। मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगा तो 8 की 2 सेल बन जाएंगी, रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस 1 होता है। और मियोसिस 2 जब करोगे तो मियोसिस 2 के अंदर क्रोमोसोम नंबर अब नहीं कम होगा, वो तो 8 ही तो रहेगा। क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन तो मियोसिस 1 में ही हो जाता है। तो मेटाफेज पर अगर 8 बाइवेलेंट है तो अपने को बस यही चीज ध्यान रखनी होती है, बाइवेलेंट 8 है तो 8 बाइवेलेंट का मतलब हो गया 16 क्रोमोसोम। 16 क्रोमोसोम कह सकते हो या इसको आप बोल सकते हो 8 बाइवेलेंट, 8 बाइवेलेंट या 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो यानी कि टोटल क्रोमोसोम 16 है, मियोसिस 1 के बाद कितने रह जाएंगे 8 और मियोसिस 2 के बाद भी 8 ही रहेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर पहले ही हाफ हो जाता है। डीएनए की बात अलग है, यहाँ डीएनए क्वांटिटी की बात नहीं चल रही, यहाँ क्रोमोसोम की बात चल रही है। डीएनए की क्वांटिटी की बात होती तो डीएनए क्वांटिटी तो पूरी तरह से हाफ लास्ट में मियोसिस 2 के बाद जाकर होती, तो यहाँ पर तो मियोसिस 1 के बाद भी 8, मियोसिस 2 के बाद भी 8 क्रोमोसोम ही रहेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8 and 8। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल आफ्टर मियोसिस 1 8, आफ्टर मियोसिस 2 भी 8 रहेंगे। ठीक है, डीएनए क्वांटिटी कहते तो डीएनए क्वांटिटी अलग बात थी कि यहाँ तो 4 टाइम्स होगी, 4C होगा, इनमें 2C होगा और इनमें 1C हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन डीएनए क्वांटिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर एस फेज के बाद ये 4C होगा, मियोसिस 1 के बाद यहाँ 2C होता है और इनके हो जाता है 1C। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। क्लियर? तो ये मैंने आपको अलग अलग तरह के कुछ
क्वेश्चन क्रोमोसोम नंबर पर बेस्ड भी पूछे जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर देखिए हमने इस पूरे डिस्कशन में सेल साइकिल की बात करी, सेल साइकिल के वेरियस फेजेस, किस फेज में क्या काम हो रहा है, सेल साइकिल का कंट्रोल कैसे हो रहा है, साइक्लिन हेमसाइक्लिन सारे। उसके बाद हमने माइटोसिस लिया, माइटोसिस के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के सारे मेन इवेंट, साइटोकाइनेसिस, सेल प्लेट मेथड, सेल फरो मेथड कैसे क्या है वो बताया। फिर हम मियोसिस पर आए, मियोसिस 1 और उसमें भी प्रोफेज 1 ही इंपॉर्टेंट होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उसके अलावा मेटाफेज 1 में फिर पेयर में आकर के अरेंजमेंट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन एनाफेज 1 में होगा, फिर मियोसिस 2 पूरा का पूरा माइटोसिस की तरह होता है। क्रोमोसोम नंबर को लेकर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि इतने क्रोमोसोम शुरू में थे, कितने कब कब क्या होंगे, डीएनए अमाउंट कब कब क्या क्या रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो पूछी जाती हैं, इन सबको आप ध्यान रखें। सो उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक बार सेल साइकिल और सेल डिवीजन के इस चैप्टर की मेन सारी बातें रिवाइज हुई होंगी, और इनमें सेल डिवीजन में हर स्टेज में किस फेज में क्या काम हो रहा है हमें बेसिकली वही ध्यान रखना होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, cell cycle and cell division, mitosis, meiosis, cell cycle, all these things. ठीक है, thank you very much.